स्कॉलर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है BEGC 134, जिसका उन्वान है रीडिंग द नॉवल। ये हमारा आज ब्लॉक 2 रहेगा, जिसका उन्वान है कैट चॉपिन की एक नॉवल हमें करनी है, द अवेकनिंग। इसके हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 पे नजर दोहराएंगे। पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में ये नॉवल लिखी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले कि हम नॉवल के बारे में बात करें, आपके साथ ये इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ मैं शेयर करूं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस नॉवलिस्ट के बारे में, जिसका नाम है केट चॉपिन। ये पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, तो ये 1894 में ये पिक्चर ली गई है चॉपिन की। तो इसकी जो बर्थ प्लेस है, एक्चुअली ये 1850 में इसकी बर्थ हुई थी, सेंट लुइस मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जो कैट चॉपिन है, शी इज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट। तो इसकी जो डेथ यानी कि डेथ हुई थी वो 22 अगस्त 1904 को हुई थी, यानी कि एट द एज ऑफ 54 शी डाइड, obviously in her own native place, native town, which is famously known as St. Louis, Missouri, US, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सेंट लुइस मिसौरी से हमारे दिमाग में एक और फेमस पोइट हमारे जहन में आ रहा है, थॉमस स्टर्न एलियट, यानी कि जिसको हु इज फेमसली नोन एज T.S. एलियट। उन्होंने भी बहुत साल वहां पे गुजारे थे। तो जो ही हम कैट चॉपिन की बात करते हैं, तो इसका जो बुनियादी जो प्रोफेशन था वो एक राइटर थी ये। और राइटिंग में ये किस में इंटरेस्टेड थी, ये नॉवल में इंटरेस्टेड थी, ये शॉर्ट स्टोरी में इंटरेस्टेड थी। यानी कि जब आप कैट चॉपिन की बात करते हो, जब आप कैट चॉपिन को पढ़ते हो, मोस्टली आप उनके नॉवेल्स पढ़ते हो, उनके शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हो। जब हम जानवर की बात करते हैं, तो जानवर में इसके जब हम इसके वर्क्स पे नजर दोहराते हैं, तो वहां पे आपको रियलिज्म नजर आता है। और उसकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द अवेकनिंग। इट्स हर फेमस नॉवल द अवेकनिंग। तो जहां तक जानवर की बात है, रियलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो लिटरेचर में रियलिज्म का, यानी कि जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं, अदब की बात करते हैं, तो कभी कभार ये हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इज लिटरेचर रियली कनेक्टेड, एसोसिएटेड विद रियलिज्म, और इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। वट एवर इज रिटन, वो उसमें खाली इमेजिनेशन दिखाई जाती है। शायद इसी की वजह से अगर हम इफ यू आर गोइंग टू लुक बैक टुवर्ड्स ग्रीक लिटरेचर और इवन ग्रीक थियरिस्ट्स और ग्रीक फिलोसफर्स, जैसे हम अरिस्टोटल की बात करेंगे, प्लेटो की बात करेंगे, तो उनमें एक्चुअली एक डिबेट चला था। तो एक्चुअली जो प्लेटो की जो मेन एलिगेशन थी लिटरेचर के रिलेटेड, स्पेशली पोइट्री के रिलेटेड, वो ये थी कि पोइट्री इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वट एवर इज जब भी कोई शायर शायरी लिखता है, ये प्लेटो का मानना था। इट वॉज प्लेटोज फर्म बिलीफ दैट पोइट्री इज प्योरली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। और लिटरेचर का जो एक जानर पोइट्री है, इसमें आप रियलिज्म नहीं देखते हो। तो फिर लेटर ऑन अरिस्टोटल रिफ्यूटेड द एलिगेशंस, द पॉइंट्स which actually the points which Plato raised। तो फिर अरिस्टोटल ने भी फिर अपनी थ्योरीज दी कि उन्होंने कहा कि लिटरेचर जो है, इट एक्चुअली इट सिंसियरली रिप्रेजेंट्स लाइफ, इट डील्स विद ह्यूमन लाइफ, it portrays incidents of it portrays human life realistically, with every sort of verisimilitude। तो वैसे ही कैट चॉपिन की जब हम बात करते हैं, तो कैट चॉपिन के नॉवल जब आप पढ़ते हो, कैट चॉपिन की जब आप शॉर्ट स्टोरीज करते हो, तो वहां पे आपको रियलिज्म दिखता है। यानी कि रियलिज्म का मकसद ये है कि इन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ महसूस किया होगा, कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो फिर उन्हीं इंसिडेंट्स की बुनियाद पे फिर उन्होंने उन इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे किया है रियलिस्टिकली। तो जब हम कैट चॉपिन की बात करते हैं, तो स्कॉलर्स का मानना है कि शी इज द फोररनर ऑफ अमेरिकन 20th सेंचुरी फेमिनिज्म।
यानी कि जब हम कैट चॉपिन की बात करते हैं तो स्कॉलर्स जो है, क्रिटिक्स जो है, उनका मानना है कि शी इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फेमिनिज्म विज़ अमेरिकन लिटरेचर। जब हम अमेरिकन अदब की बात करते हैं, अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं, let me remind you here, American literature is new, vis-a-vis a British literature. British literature is old, it's very rich. तो जब हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं, आप 11th सेंचुरी से देखते हो, इवन 10th सेंचुरी से आप देखते हो कि वो उनके पोइट्स लिखा करते थे, उनके ड्रामेटिस्ट्स लिखा करते थे। जब हम अमेरिका की बात करते हैं, रिलेटिवली अमेरिका का जो अदब है, इट्स न्यू, vis-a-vis in connection with American, ब्रिटिश लिटरेचर। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल राइटर, केट चॉपिन एक फीमेल राइटर थी, तो वो शी वाज इनक्लाइंड टुवर्ड्स दिस कि फीमेल को एक राइट्स मिलने चाहिए, जितने भी उनके हकूक हैं उनको मिलने चाहिए। शी फेल्ट दैट women are being discriminated, in all forms of life, be it education, be it the matter of employment, या कोई और काम हो। तो फिर इन्होंने अपने वर्क्स में एक फीमेल की आवाज अब उजागर की। इन्होंने बतौर एक औरत, एक अब जो इन्होंने देखा था कि अब उसकी जो सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स आ रही थी, कितनी प्रॉब्लम्स से एक वुमेन जूझ रही थी, तो फिर उनकी आवाज बन के वो सामने आई। उन विमेन को, जो भी फीमेल्स को, उनको देख रही थी, उनकी कंडीशन को देख रही थी। तो फिर शी फेल्ट दैट शी वाज ऑफ द ओपिनियन कि जो विमेन है, इट्स अ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर बीइंग हैरेस्ड, दे आर, इट्स अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो फिर उन चीजों को फिर इन्होंने अपने नॉवेल्स में जगह दी। फिर यानी कि शी वाइस्ड, जो उन्होंने कुछ देखा था अपनी सोसाइटी में। तो 1899 की बात है जब उन्होंने ये नॉवल लिखी थी, द अवेकनिंग। तो एक्चुअली जब आप द अवेकनिंग की बात करते हो, आप इसमें शायद, इफ यू हैव रेड दिस नॉवल थॉरोली, एक्सटेंसिवली, इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस नॉवल, थ्रू दी, ब्रेड्थ, तो आपको पता चला होगा कि ये जो इस नॉवल में पर्टिकुलरली कैट चॉपिन एक विमेन को हैरेस्ड पोजीशन में नहीं दिखा रही है, विमेन को वो मार्जिनलाइज्ड नहीं दिखा रही है। इनफैक्ट शी डिपिक्ट्स वुमन एज एन ऑटोनॉमस कैरेक्टर। she depicts woman as if she thinks independently. She is revolting. She is waging a war against what Jacques Derrida calls pelagocentrism. तो यानी कि द न्यू वुमन, जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, फेमिनिज्म में आपको दो कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। एक होती है जिसको हम ट्रेडिशनल वुमन कहते हैं, और फिर दूसरे कैटेगरी में हम द न्यू वुमन को रखते हैं। ट्रेडिशनल वुमन में जब हम लिटरेचर का मुताला करते हैं तो मोस्टली जब आप अर्लियर जो पहले लिटरेचर लिखा जाता था, और इवन अभी का भी लिटरेचर अगर आप देखोगे, तो वहां पे एक ट्रेडिशनल वुमन को दिखाया जाता है कि शी इज meek, she is shy, she is diffident, reserved, she is not capable of taking decisions on her own, she doesn't think independently, she is no more an autonomous character। लेकिन जब आप ये ट्रेडिशनल वुमन, चाहे आप किसी भी राइटर की नॉवेल्स पढ़ोगे, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर की बात करें हम, या इवन ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें हम, इवन if you read इंडियन लिटरेचर और कोई और लिटरेचर आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप मोस्टली क्या देखते हो, विमेन आर बीइंग डिपिक्टेड एज एक 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 सेकंड क्लास सिटीजन से उनको दिखाया जाता है। यानी कि उनको उस नजर से दिखाया जाता है कि उन पे एज इफ कि they don't have their own identity, they are going through this phase of identity crisis। लेकिन उसी के बावजूद यानी कि इसके बरक्स कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, यानी कि कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं, फीमेल राइटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरा पक्ष दिखाया है विमेन का। they feel कि women, it's not always true कि women are a marginalized section of society, they are being harassed, they don't enjoy even their rights
No, they say that women, they think independently, they don't believe in superstitious world. They are practical, they believe in, pragmatism. तो यानी कि दे आर लॉजिकल। तो अब दो दड़ आपको नजर आएंगे जो ये हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, चाहे आप फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करोगे या इवन सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करोगे, या उसके बाद थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करोगे, या इवन कॉन्टेम्परेरी फेमिनिज्म की बात करोगे, वहां पे मोस्टली आप यही देखते हो कि दे दे से जो फेमिनिस्ट्स होते हैं, दे बिलीव जो विमेन है इसको बहुत सारी मुश्किलात सोसाइटी में आते हैं, दे डोंट एंजॉय देयर राइट्स द वे मेन आर एंजॉयिंग। तो लेकिन दूसरी तरफ से एक और फेमिनिस्ट्स का ग्रुप है, वो जिनको हम रेडिकल्स नहीं बोलते हैं, तो जो मॉडरेट फेमिनिस्ट्स कहलाए जाते हैं, वो कहते हैं कि विमेन अगर विमेन की कुछ खुद की प्रॉब्लम्स हैं कि वो खुद स्टेबल नहीं हो रही है, तो इन जब हम फेमिनिज्म का मुताला करते हैं तो वहां पे एक ट्रेडिशनल वुमन की इमेज आपके सामने आती है और उसके बरक्स एक न्यू वुमन की इमेज आपके सामने नजर आती है। तो जब आप द अवेकनिंग इस नॉवल का मुताला करते हो, इसमें एक कैरेक्टर है एडना, उस कैरेक्टर के थ्रू जो कैट चॉपिन है ये दिखाना चाहती है कि विमेन कैन डू एनीथिंग, आई मीन शी कैन डू वंडर्स। ये जरूरी नहीं है कि वो रिलाई करे किसी और पे। तो ये बात तो बहुत ये बात तो सच भी है कि विमेन आर हैव बीन डूइंग वंडर्स इन सो मेनी प्रोफेशंस। तो जो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो कैट चॉपिन है, इसकी वर्क्स में आप मोस्टली थीम ऑफ फेमिनिज्म देखते हो, यानी कि जो इसकी जो नॉवेल्स हैं, इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, इन्होंने विमेन रिलेटेड वो लिखी है, विमेन की प्रॉब्लम्स को हमारे सामने वो रख रही है, विमेन को किन किन प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है सोसाइटी में। ये वैसी बात है, अगर आप क्वांटम या विक्टोरियन एज की बात करोगे, विक्टोरियन एज ये वही एक दौर था जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे दुनिया पे, तो तब भी विमेन की हालत यही थी, यानी कि जब विमेन को एजुकेशन के जो राइट्स थे वो नहीं मिल रहे थे, इवन पॉलिटिकल राइट्स से उनको महरूम रखा जाता था। तो अगर आप बावजूद कि इसके कि विक्टोरियन सोसाइटी एक तरक्की की दौर पे थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहे थे, ये वही दौर है जब चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लेके आया था, ये वही दौर है जब इवन हर्बर्ट स्पेंसर लाइक साइंटिस्ट was on the forefront, even Huxley, or even for that matter, how can we forget the name of Sigmund Freud। जब ये राइटर्स लिख रहे थे, इन्होंने बहुत सारी थेरीज लाई जिनकी वजह से बहुत सारी चेंजेस सोसाइटी में आई। और इवन फॉर दैट मैटर आई एम हियर रिमाइंडेड ऑफ वन मोर फिलोसोफर whom we call Friedrich Nietzsche, who once infamously said God is dead। तो यानी कि ये जब आप विक्टोरियन सोसाइटी का मुताला करते हो, विक्टोरियन सोसाइटी में यानी कि तरक्की थी, साइंस में बहुत ज्यादा इजादात हो रहे थे, उसके बावजूद विमेन को अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे, उसके बावजूद विमेन जो थी उसको जो राइट्स मिलने चाहे थे वो नहीं मिल रहे थे। एंड अगर आप टेनिसन की पोइम्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम्स को आपने पढ़ा होगा, और मैथ्यू अर्नोल्ड की पोइम्स को आपने अच्छी तरीके से स्टडी की होगी, तो आपको एक इमेज आपके माइंड में होगी कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन विक्टोरियन सोसाइटी विज़ विमेन, वर विमेन गिवन देयर ड्यू राइट्स और नॉट। तो शायद अगर उनको अपने हुकूक तब अगर विक्टोरियन सोसाइटी की बात करेंगे तो शायद जब आप टेनिसन की पोएम, एक उसने अच्छी पोएम लिखी है द प्रिंसेस, उसने एक पोएम लिखी है, उसका जब आप मुताला करते हो तो आपको वहां से पता चल जाता है कि जो विक्टोरियन सोसाइटी में जो विमेन की इमेज थी वो उसको शी वाज बीइंग ट्रीटेड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन। जब आप विमेन की बात करते हैं, तो जब हम कैट चॉपिन की बात करते हैं तो इसने बहुत सारी वर्क्स भी लिखी है। इसके वर्क्स में इसने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, इसने नॉवेल्स भी लिखी है। तो इसके जो 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, इस 2 नॉवेल्स भी लिखी हैं और 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस इसके नाम है। एक कलेक्शन का नाम है बायोफॉक
और दूसरे का नाम है अ नाइट इन एकेडी, ये 1897 में पब्लिश हुई थी। और जो पहली वाली बायोफॉक ये 1894 में ये पब्लिश हुई थी। नॉवेल्स में की जब हम बात करते हैं, चॉपिन्स की दो नॉवेल्स हैं। एक नॉवेल का टाइटल है एट फॉल्ट, जो 1890 में लिखी गई थी। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट नॉवल है द अवेकनिंग, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये नॉवल किसके रिलेटेड है, इसमें कौन से थीम्स टच कर रही है कैट चॉपिन। आई मीन व्हाट वाज द रीजन कैट चॉपिन रोट दिस नॉवल द अवेकनिंग। तो यहाँ पे ये 1899 में ये नॉवल पब्लिश हुई थी। इसकी जो सेटिंग है ये न्यू ऑरलिन्स एंड ग्रैंड आइजल एक लोकेशन है, वहां पे इसकी सेटिंग हुई थी। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई टाइम एंड लोकेशन मैटर्स इन अ नॉवल, not only in a novel, in fact in all forms of literature, be it a novel, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी और इवन पोएम। तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि एक नॉवल लिखने के लिए जगह की जरूरत है या वक्त वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। चाहे आप नॉवल लिख रहे हो, चाहे आप पोइम लिख रहे हो, ये हम बाद में बात करेंगे। तो जब हम अवेकनिंग की बात करते हैं, द अवेकनिंग की बात करते हैं, जो 1899 में पब्लिश हुई थी। अब you will now remember this novel is set in न्यू ऑरलिन्स एंड ग्रैंड आइजल। तो अब ये है कि जो भी कैरेक्टर्स चूज किए गए हैं इस नॉवल के लिए, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है हमारे सामने, वो ये है कि नॉवल के लिए अब आपको कैरेक्टर्स की भी जरूरत होती है। नॉवल के लिए अब आपको लोकेशन की भी जरूरत होती है। जैसे किसी फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ लिख रहे हो, आपके अगर आप इफ यू वांट टू बिकम अ नॉवेलिस्ट, या इवन इफ यू आर ऑलरेडी फ्लरिश्ड राइटर, जब भी आप कुछ लिखते हो, आपके दिमाग में पहले कोई कुछ इंसिडेंट होता है, कोई आइडिया आपके पास होता है। उस आइडिया को फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर करते हो, फिर आप कैरेक्टर्स को फिर आपकी जो इमेजिनेशन है उसमें नए नए कैरेक्टर्स जन्म देते हैं। उस आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आप किसी जगह को चूज करते हो, और वहां पे जो कैरेक्टर्स रहते हैं फिर उनको आप अपने नॉवल में लाते हो या इवन पोइम में लाते हो। फॉर इंस्टेंस इसके बाद थोड़ी देर में हम इस लोकेशन और टाइम के बारे में बात करेंगे इन अ डिटेल्ड मैनर। तो जब हम द अवेकनिंग की बात करते हैं, ये एक्चुअली पहली जब ये पब्लिश हुई थी ये नॉवल द अवेकनिंग, ये इसकी पहली पिक्चर ली गई थी कैट चॉपिन की जो ये नॉवल है। इसका जो टाइटल था वो उसको अ सॉलिटरी सोल भी था। जब पहली बार ये पब्लिश हुई थी ये नॉवल, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये पब्लिश हुई थी। Obviously, Cat Chopin, being an American citizen, she wrote in an English language. तो लैंग्वेज ये पहली वाली पिक्चर जब इस बुक को छापा गया था, पब्लिश किया गया था, तो तब की ये पिक्चर ली गई थी। तो तब ये पिक्चर आपके सामने, अब आपके सामने बहुत सारी फॉर्म्स, पिक्चर्स आपके सामने, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, किसी ई कॉमर्स साइट पे जाओगे and you are going to see or even buy this the awakening, तो वहां पे आपको डिफरेंट पिक्चर्स मिलेंगे। एंड वो बहुत सारे पब्लिशर्स अपने अपने पिक्चर्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये जो ये पिक्चर आपके सामने है, ये पहली पिक्चर ली गई थी, ओरिजिनल पिक्चर है, यानी कि जब ओरिजिनल टेक्स्ट की जो पिक्चर है वो यही है। तो जब हम जानने की बात करते हैं, if you are interested in literature, if you want to put this novel into a genre, obviously you would put into it in feminist literature। अभी हम बात कर रहे थे फेमिनिस्ट लिटरेचर के बारे में, फेमिनिज्म का क्या मुताला है, फेमिनिज्म क्या है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस लिटिल व्हाइल लेटर। फेमिनिज्म का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो फेमिनिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि औरत को जो उनके जो हुकूक हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, उनके जो अपने हुकूक हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो हुकूक उनको घर में हो या इवन आउटसाइड होम हो। चाहे हुकूक, अगर जब हम हुकूक की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, चाहे वो राइट्स पॉलिटिक्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, लेबर में हो,
क्या इवन एम्प्लॉयमेंट में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो। फेमिनिस्ट्स का मानना है कि a man is everywhere. He is taking standing position everywhere, and woman is visible nowhere. Although you can refute this thought process which feminists are putting in front of us, because we know कि जो फीमेल्स हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी शोबे की बात करोगे। तो जब हम बात कर रहे थे कि ये जो ये नॉवल है ये सेट की गई है दो लोकेशंस में, एक न्यू ऑर्लिन्स है, दूसरी है लुइसियाना गल्फ कोस्ट। और आपने ये याद रखना है ये 1890 की दिहाई है जब ये नॉवल पब्लिश हुई थी और इवन लिखी गई थी। और जब पहली मर्तबा इस नॉवल को पब्लिश किया था, जो पब्लिशर थे हर्बर्ट एस स्टून एंड को, ये अमेरिका के पब्लिशर्स थे। और पहली मर्तबा इस नॉवल को पब्लिश किया गया था अप्रैल 22 1900 1900 बराबर, यानी कि 1900 डेट है अप्रैल 22। even these dates they do matter when it comes to multiple choice questions, when it comes to competitive examination। मे बी उन आप उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो शायद कुछ काम आएंगे ये कुछ फैक्ट्स जो आप, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टुमारो यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन लाइक नेट or even any other competitive examination, maybe you would see there a question कि जो कैट चॉपिन की जो नॉवल है द अवेकनिंग, ये कब पब्लिश हुई थी। आजकल अब ये भी पूछा जा रहा है कि पब्लिशर कौन था। अगर आप किसी पब्लिकेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, दे नाउ जो पैटर्न होती हैं क्वेश्चंस की वो चेंज होते जा रहे हैं। तो आजकल अब क्वेश्चंस ये भी पूछे जा रहे हैं कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, तो वहाँ पे आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि पब्लिशर कौन था। तो अब उस पर्सपेक्टिव में भी आपके लिए ये फैक्टर्स कुछ काम आएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे टाइम और प्लेस की। now we understand, now we know कि ये जो ये नॉवल है द अवेकनिंग, अब न्यू ऑर्लिन्स इसकी सेटिंग थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि जो नॉवल है क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम एंड प्लेस when it comes to writing a novel, poem or even drama। टाइम और प्लेस ये डिपेंड करता है राइटर पे। फॉर इंस्टेंस अगर आप आज कुछ लिख रहे हो, आप ऑब्वियसली कुछ न आपके दिमाग में कोई टाइम होगा, कोई टाइम फ्रेम होगा जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो, या इवन प्लेस भी इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। यहाँ पे मेरे जहन में टाइम के बारे में पहले बात करेंगे थोड़ी सी। आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वे कि व्हाई टाइम मैटर्स इन राइटिंग, और प्लेस के बारे में भी हम बात करेंगे। फॉर इंस्टेंस गालिब के बारे में आपने सुना ही होगा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, a wonderful poet, though he is infamous among literary circles, he is notoriously being called as an abuser, womanizer, drunkard, बहुत सारे नामों से उसको बुलाया जाता है। तो we are not going in that way। So we will talk about when Ghalib got married, unfortunately all of his children died during infancy। It is being according to the historians, they say none of the child crossed the age of 2 or 3। So in fact 7 of his children died during the earlier age of their life। तो you could even now imagine कि गालिब के जहन पे क्या हो रहा था उन दिनों जब उन्होंने ये चीज देखी होगी। तो अब मैं आपके सामने कुछ उसके हम टाइम की बात कर रहे हैं। when actually later on what Ghalib did, he adopted a son whose name was Arif। later on Arif too died before Ghalib। It's a tragedy। We could all imagine, understand how bigger this tragedy is when a father is witnessing, observing his children dying before his own eyes। तो अब उसने आरिफ, now his adopted son too died। तो it was written in fate। अब हम यहाँ पे टाइम की बात करें। दिन गालिब wrote a गजल। तो जब आप इस गजल का मुताला करते हो, जब आप इस गजल को बड़े
गहराई से देखते हो तो आपको दिमाग में आता है कि ये वही दौर है, ये वही टाइम है, ये गजल उसी वक्त लिखी गई थी, या इस गालिब में इस गजल में जो गालिब टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये वही दौर है जब उसकी जो उसके जो एडॉप्टेड सन थे, वो मर गए थे, उसकी डेथ हुई थी। फॉर इंस्टेंस ही राइट्स, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब है कयामत का गोया कोई दिन और, तुम माही शब चार दम थे मेरे घर के, फिर घर का वो नक्शा क्यों न रहा कोई दिन और। यानी कि जब आप ये लाइंस पढ़ते हो, अब आपको सीधे ही पता चल जाता है कि गालिब किस दौर के बारे में लिख रहा है, किस वक्त के बारे में लिख रहा है। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम एंड प्लेस, यानी कि ऑब्वियसली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, प्रिसाइजली। यानी कि जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, जब आप ये पोएम पढ़ते हो, आपको सीधे ही, इफ यू हैव रेड गालिब, जब अगर आपने गालिब की पोइट्री का मुताला किया होगा, अगर आपने गालिब की इस गजल का बड़े गहराई से मुताला किया होगा, तो आपको पता चल जाता है कि गालिब जो लिख रहे हैं इस गजल में, ये उसी दौर की बात कर रहा है जब उसने एक सन को अडॉप्ट किया था, और वो जो उसका जो बेटा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि उस वक्त को गालिब याद कर रहा है। दैट इज व्हाई ही इज राइटिंग, यू नो लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, ही इज नाउ सेइंग कि इट वाज बेटर हैड यू सीन, कि अगर आप और मेरे साथ रह जाते, अगर हम और टाइम एक साथ बिताते। तो यहाँ पे जब हम टाइम की बात करते हैं तो आपको सीधे ही पता चल जाता है कि गालिब अपने बेटे के बारे में ये लिख रहा है, अपने बेटे को ये गजल एड्रेस कर रहा है। यू शुड गो थ्रू दिस गजल, इट्स अ वंडरफुल गजल, in fact one of the most despondent ghazals ever written in literature, or in fact sorry, not in literature, even it's one of the most despondent ghazals ever written in Urdu literature. So even we can say in the whole literature, because this ghazal, when you go through this ghazal, it's full of sadness, despondency, dejection. Ghalib is in utter state of shock. तो उसके बाद फिर लिखते वो इसी गजल में, जैसे वो लिखते हैं फिर आगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, यानी कि फिर टाइम की बात आ रही है। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टाइम व्हाई टाइम मैटर्स, टाइम क्यों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राइटिंग में। तो फिर वो लिखते हैं जाते हुए कहते हो कि कयामत को मिलेंगे, क्या खूब है कयामत का गोया कोई दिन और। तो यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है इन चीजों में। तो फिर वो आगे भी लिखते हैं, when you talk about Ghalib, you will have to remember one more important thing. Ghalib is always lamenting on fate, destiny. यानी कि गालिब की जिंदगी जब आप पढ़ते हो, उसकी जिंदगी में आप बस जब आप उसकी पोइट्री पढ़ते हो, वहां पे आपको बार बार गालिब यही लेमेंट करता है डेस्टिनी पे, फेट पे, तकदीर पे, कोसता है तकदीर पे। यानी कि he was not happy with his own destiny, even with his own fate. तो वो लिखते भी हैं इसी गजल में एक जगह, हाँ ए पीर फलक, हाँ ए पीर फलक जमा था अभी आरिफ, तेरा क्या बिगड़ता जो ना वो रहता कोई दिन और। तो यहाँ पे वही बात, जैसे वो किसी और जगह भी लिखते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तो ही इज ऑलवेज everlastingly lamenting on this destiny. तो यहाँ पे हम प्रिसाइजली बात कर रहे हैं टाइम की, वक्त की, कि वक्त की क्या इंपॉर्टेंस है एक नॉवल में, पोइम में, या इवन ड्रामा में। क्या ये जरूरी है कि टाइम का ख्याल रखना चाहिए एक राइटर को? कोई भी राइटर हो, आप एक जो राइटर होता है वो एक एज में रहता है, वो एक सोसाइटी में रहता है, किसी एक यानी कि एक, जब फॉर इंस्टेंस
अगर हम आज रह रहे हैं 2023 में, आप कुछ ना कुछ लिखोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर कल को आप इफ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट कोविड, and a person who is reading your script, maybe after 50 years or in 60 years, तो उसको पता चलेगा कि हाँ फलानी एरा 2020 का एक साल था जिसमें ये कोविड की लहर आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम मैटर्स। अगर आप कुछ लिख रहे हो, आपके दिमाग में भी टाइम होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या इवन फ्यूचर हो। तो यहाँ पे मेरे जहन में एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस टाइम के बारे में। आपने नॉवल आपने चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स की होगी। You might have gone through his wonderful novel called A Tale of Two Cities. उस जब आप A Tale of Two Cities की बात करते हो, जब आप उस वक्त की बात करते हो, एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस ने वो नॉवल सेट की, किसी जगह तो उन्होंने सेट की होगी, उन्होंने लोकेशन कुछ सेट की है उस नॉवल में, यानी कि वो उस वहां पे वो दिखा रहा है इस नॉवल में। अ टेल ऑफ टू सिटीज में चार्ल्स डिकेंस हमें दिखा रहे हैं लोकेशंस। मे बी एट टाइम्स ही इज टेलिंग अस about this war going on between France and England, एंड लेटर ऑन वही वक्त दिखा रहा है उसमें कि जब उनके दरमियान वो वॉर चल रहा था। और जब आप टेल ऑफ टू सिटीज की बात करते हो, तो हाउ कैन यू स्किप avoid those beautiful wonderful lines of the novel, which in fact the novel opens with those marvelous lines। तो बार बार आप भी वो लाइन्स दोहरा रहे होंगे, सुन रहे होंगे लोगों से, आप भी उन लाइन्स को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर रहे होंगे। जैसे वो लिख रहे हैं उसमें, and then that novel even starts with this line: it was the best of times, it was the worst of times, and later on it goes like this: it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। तो जब आप इन लाइन्स का मुताला करते हो, जब आप इन लाइन्स का बड़े गहराई से इसका मुताला करते हो, देन आपको पता चल जाता है कि टाइम मैटर्स, इवन अ प्लेस मैटर्स। फॉर इंस्टेंस, अब जब आप प्लेस की बात करते हो, जब हम नॉवल की बात करते हैं, प्लेस की क्या जरूरत है? देखिए, जब एक नॉवेलिस्ट होता है, ये कुछ कैरेक्टर्स को लेता है, कुछ कैरेक्टर्स कुछ पहले क्या करता है, एक नॉवेलिस्ट के पास क्या एक जो जब भी आप कुछ लिखते हो, लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? If you are an aspiring writer, if you want to become a flourishing writer, or even if you are already a well-known writer, आपके पास पहले एक आइडिया होना चाहिए। जो ही आपके पास एक आइडिया होता है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, then you have to have this imaginary power, you have to have supreme power of imagination। Unless and until you don't possess this imaginary power, then you can't produce works of substantial nature, टाइम, जिसको हम बोलते हैं कि जो बहुत देर तक रहती है, एजलेस टाइमलेस वर्क्स। तो आपके पास पहले एक आइडिया होना चाहिए, यानी कि इमेजिनेशन भी आपके पास होनी चाहिए। इफ यू आर aspiring writer, then you need to have a comprehensive soul, you must be very much interested in life। तो ये इन चीजों के बाद आप क्या करते हो, अगर आपके पास एक आइडिया आया है, अगर आप किसी चीज के बारे में, अब आप एक नॉवल लिख रहे हो, शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हो, एक आइडिया आपके पास है, एक थीम आपके पास है, एक इंसिडेंट आपके पास है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो। अब उसको एक्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, यू नीड कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स आप कहां से लाओगे? वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, उन कैरेक्टर्स की कहीं ना कहीं वो कोई परमानेंट प्लेस होंगी, कहीं न किसी जगह की वो रेजिडेंट्स होंगे जहां पे वो रह रहे होंगे। तो फिर हाँ, कैरेक्टर्स ऑब्वियसली यू कुड प्रोवाइड देम इन एन इमेजिनरी वे,
You could even name them, fictitiously. जरूरी नहीं कि आप वही नाम दोगे जो आप किसी, अगर आप किसी इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हो तो आप वही करेक्टर्स वही नाम रखो नहीं. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट्स ऑफ अ गुड राइटर, दैट जब भी वो कुछ लिखता है, वो अगर किसी की लाइफ को वो ऑब्जर्व कर रहा है, किसी की लाइफ को वो देख रहा है, फिर उसी की लाइफ को वो कैच करना चाहता है. और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या करता है, वो फिक्टिशियस करेक्टर वो क्रिएट करता है, एक इमेजिनरी करेक्टर क्रिएट करता है, और वो एक दूसरा नाम भी उसके लिए रखता है, और शायद लोकेशन भी वो डिफरेंट रखता है उसके लिए. तो अब ये है कि जैसे अगर आप प्लेस की बात करते हो, जो ही हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, अरिस्टोटल का मानना था कि जब आप अगर आप प्ले लिखोगे, वहां पे आप यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ जिसको आप प्लेस या इवन टाइम का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जब पहले पहले प्लेस लिखे जाते थे, ड्रामाज लिखे जाते थे, तो इट वाज सपोज्ड टू बी फिनिश्ड विद इन 24 आवर्स. तो वैसे ही यानी कि जितना भी आपके पास थीम है, जितने भी आपके पास आइडियाज है, तो यहाँ टाइम पे एक और बात मेरे जहन में आ रही है. आपने कमला दास का नाम सुना होगा, आपने उसको पढ़ा भी होगा. वंडरफुल पोइट फ्रॉम इंडिया. उसने बहुत सारी पोइम्स लिखी है. इवन शी वाज अ स्टॉन्च फेमिनिस्ट, लाइक कैट चॉपिंग. उसने भी, दो कैट चॉपिंग इज डिपिक्टिंग women in a different way than Kamala Das. When you read Kamala Das's poems, if you are going to compare Kamala Das's poems with Cat Chopin's novels, then you would find a stark difference, distinction between these two writers. Kamala Das की women characters हैं, वो वही है कि they are suffering, they are being marginalized, यानी कि उनका कोई अपना रोल नहीं है. They are always dependent on menfolk. They don't possess that spirit so that they can rebel against patriarchy. They can even rebel against those who are discriminating them, or even they don't possess that power. So कि वो किसी के जब जहां पे भी उनको लगे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही, वो वहां पे आवाज उठाए. ये कैरेक्टर्स आप कमला दास की पोएम्स में पर देखते हो. जब आप कैट चॉपिन की बात करते हो, कैट चॉपिन की फीमेल कैरेक्टर्स डिफरेंट है. कैट चॉपिन की फीमेल कैरेक्टर्स, दे पोजेस स्ट्रॉन्ग विल, दे आर डिटरमाइंड. They don't believe in what we call fate, this destiny. They always believe in action. They rely on their own mental ability. So they are practical minded, they are logical in nature. तो जो ही हम फिर अगर आप यही जैसे हम बात कर रहे थे न्यू वुमन और ट्रेडिशनल वुमन की, जब आप कमला दास की बात करते हो, कमला दास की पोइम्स में आप ट्रेडिशनल वुमन देखते हो. अ वुमन हु इज मीक, शाय, डिफेंडेंट, reserved, not able to stand on her own feet. Even she believes in dogmas. She believes in superstitious myths. लेकिन जो अगर आप न्यू वुमन की बात करते हो, यहाँ पे एक और नॉवेलिस्ट मेरे जहन में आ रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखती है. उसका नाम है भारती मुखर्जी. भारती मुखर्जी ने भी नॉवेल्स लिखी है. उसकी जब आप फीमेल कैरेक्टर्स का मुताला करते हो, हर फीमेल कैरेक्टर्स possess strong will. They rebel wherever they feel they are being discriminated. They rebel wherever they feel their rights are being snatched. They stand on their own feet. For instance, जास्मीन एक नॉवल लिखी है भारती मुखर्जी ने, बहुत अच्छी नॉवल है. Actually, this novel even won numerous prizes in America. In America, क्योंकि जब हम भारती मुखर्जी की बात करते हैं तो एक डायस्पोरा राइटर थी वो. पहले उसका जन्म इंडिया में ही हुआ था. Even she got earlier education from India. Later on, she moved to America, wherein she became a permanent citizen of America. तो although वो वहाँ की सिटीजन बनी थी, वहाँ की वो परमानेंट रेजिडेंस भी उन्होंने हासिल की थी, बट उसकी नॉवेल्स में आपको क्या दिख रहा है कि उसकी नॉवेल्स में आपको दिख रहा है कि
एक जो वेस्टर्न माइंडसेट है कि वो एशियन जो सिविलाइजेशन है, जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो उनका माइंडसेट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की विज़ ईस्टर्न सिविलाइजेशन, वो कुछ ऐसे सोचते हैं कि एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अनदर प्लेनेट, दे आर इवन primitive, they are ancient, they're uneducated, unenlightened। तो वो उस नजर से देखते हैं। तो वैसे ही वही प्रॉब्लम्स आप भारती मुखर्जी की नॉवेल्स में भी देखते हो। वो यही प्रॉब्लम्स बार बार अपनी नॉवेल्स में दोहरा रही कि एक जो औरत है जब वो किसी और मुल्क में रहने जा रही है, स्पेशली व्हेन शी गोज टू वेस्टर्न कंट्रीज, शी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, शी गोज थ्रू दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद, इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भारती मुखर्जी ने अपनी उसकी जो नॉवेल्स हैं, ऑल्दो हर नॉवेल्स आर सेट इन अमेरिका, कुछ नॉवेल्स उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो प्लेस है, वो इंडिया में भी उन्होंने, फॉर इंस्टेंस अगर हम जास्मीन की बात करेंगे, जास्मीन एक मेन प्रोटैगनिस्ट इस नॉवल की है। इसका जन्म होता है पंजाब में, यानी कि प्लेस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड प्लेस यानी कि जास्मीन, जब आप इस नॉवल को पढ़ते हो, एक जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है इस नॉवल की, जास्मीन, इसका जन्म कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है, पंजाब के एक शहर जलंधर में होता है। लेटर ऑन जब आप इस नॉवल को बड़े अच्छे तरीके से फिर पढ़ते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि यही जास्मीन जो इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट होती है, फिर लेटर ऑन शी बिकम्स अ रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, वो वहां चली जाती है, फिर वो बहुत सारे काम वहां पे करते हैं, टीचिंग डिपार्ट, वो वहां कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करती है, वहां पे वो टीचिंग प्रोफेशन में भी जाती है। यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना। पहले वो इंडिया की जो प्लेस है उन्होंने चूज की थी पंजाब, टाइम सेट वे बैक इन 1900। हम टाइम और प्लेस की बात कर रहे हैं। टाइम, जब आप इस नॉवल को पढ़ते हो, जास्मीन को, यानी कि शी इज डिपिक्टिंग द कंडीशन ऑफ women, way back, what was happening with women in India way back in 1980s, not only in India, in fact how women were treated in western world, especially women who are coming from eastern world। तो वक्त यानी कि 1980 की दहाई की बात इस नॉवल में हमारे सामने रखती है भारती मुखर्जी इस नॉवल में, जिसका नाम है जास्मीन, और इसकी प्रोटैगनिस्ट इसकी जो प्रोटैगनिस्ट उसका नाम भी जास्मीन ही है। तो प्लेस की जब हम बात करते हैं, उसको आप पढ़ते हो, पहले जास्मीन की बर्थ यहाँ पे होती है, पंजाब में होती है। फिर वो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे, उसके घर वाले उसको पढ़ने नहीं देते हैं, बट शी इज अ रिबल, शी इज अ बॉर्न फाइटर। वो खड़ी हो जाती है अपने पैरों पे, इवन she goes against patriarchal values। वो अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि मेरे को पढ़ना है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इवन इफ आई एम फेल्ड इन दिस प्रोफेशन देन आई जस्ट वांट टू बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। लेटर ऑन शी प्रूव्ड when she joins this California University, she becomes their Punjabi language tutor। तो टाइम और प्लेस अब आपको समझ आया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो नॉवल के साथ साथ इन यानी कि लोकेशन सेटिंग या टाइम के नाम से जो हम बोलते हैं, इसके साथ साथ एक जो राइटर होता है, इसको थीम्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसको यानी कि किन थीम्स पे आप लिख रहे हो, क्या मुद्दा आपका है कहने का, बोलने का, क्या आप कि शेयर करना चाहते हो रीडर के साथ। देखिए, अगर आप एक राइटर हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा विच यू वांट टू शेयर विद योर रीडर्स। तो कुछ थीम्स आपके दिमाग में होंगे। जैसे अभी हम गालिब की बात कर रहे थे, गालिब के दिमाग में बहुत सारे थीम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे, तो हमारे सामने वो ला रहे हैं। अगर आप किसी और राइटर की बात करोगे, अगर आप विलियम शेक्सपियर की बात करोगे, उस जब जो भी उसने प्लेस लिखे थे, उसमें आप बहुत सारे थीम्स देखते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप उसका एक फेमस प्ले है किंग लियर, उसमें आपको एक थीम देखने को मिलेगा। अगर आप फिर हैमलेट को पढ़ोगे, उसमें आपको डिफरेंट थीम मिलेगा। अगर आप फिर मैकबेथ को पढ़ोगे, उसमें आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। यानी कि थीम्स का मतलब ये है कि एक जो राइटर होता है, ये एक इंसिडेंट या इन बहुत सारे इंसिडेंट्स को चूज करता है, फिर
उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उन पे लिखता है, फिर वो मैसेज कुछ पहुंचाना चाहता है वो रीडर तक कि ये उसका मुद्दा है। फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ किसी राइटर को पढ़ रहे हो, you would hardly find a writer without this aim, yani you would hardly find a writer who is writing purposelessly, aimlessly. Every writer is writing with a purpose. Every writer has an aim which उसके पास एक मैसेज है which he or she wants to communicate with his or her readers. अगर आप इकबाल की बात करोगे, वंडरफुल पोइट ऑफ उर्दू लैंग्वेज बिसाइड्स मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ऑल्दो उर्दू लैंग्वेज के बहुत सारे अच्छे पोइट्स हैं, इट्स नॉट ओनली कि एक दो पोइट्स का हम नाम ले उर्दू लैंग्वेज, इट्स फिर हम बोलेंगे कि बस नहीं, हाँ अपना अपना मकाम होता है। इकबाल एंड Mirza Asadullah Khan Ghalib, they are the pillars of Urdu poetry, no doubt about that. But we cannot say that Urdu language is, Urdu poetry is ended with these poets, these two legendary poets. No, there are so many numerous poets of Urdu language who have written, even are writing, marvelously, who are, जो हमारे सामने बहुत अच्छे इश्यूज ला रहे हैं। जैसे अगर हम एम की बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जब मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक ने बहुत अच्छी गजल लिखी है, उसका एक मिसरा ऐसे है कि वो एक जगह लिखते हैं, हो उम्र खजर तो हो मालूम वक्त मर, हो उम्र खजर तो हो मालूम वक्त मर, हम यहाँ क्या रहे अभी आए अभी चले। सो दिस इज रिलेटेड टू अस, दिस इज यानी कि मैसेज पहुंचाना चाहता है। फॉर इंस्टेंस गालिब राइट समवेयर, कहाँ माय खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइस, यानी कि कहाँ माय खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइस, यानी कि गालिब is here telling us you cannot compare these two. A man who is frequently visiting bars, a man who is a drunkard, who is habitual of drinking, you cannot compare this gentleman with the one, who is praying, who is a muezzin, who is a qazi. That's why he says kahan main khane ka darwaza galib और kahan wise. There is clear distinction between these two. हाँ वो लेटर और लिखते हैं कि पर इतना जानते हैं कि कल वो जा रहा था कि हम निकले, यानी कि यहाँ पे वो सटाराइज करता है, क्रिटिसाइज करता है कि इवन men who are praying, who are worshipping in mosques, who are giving adhan all the time, it's not always कि वो बंदे जो हैं they are free from sins. Even they too can commit acts of sins. तो जब भी एक राइटर होता है वो लिखता है, उसका लिखने का कोई पर्पस होता है। लिखने का हर एक राइटर किसी न किसी पर्पस से लिखता है, कोई एक मैसेज उसके जहन में होती है, वो मैसेज आपके सामने लाना चाहता है, एक रीडर के सामने लाना चाहता है, एक मैसेज आपके सामने पहुंचाना चाहता है। जैसे अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की अगर हम बात करेंगे, जॉर्ज ऑरवेल ने एक पोएम लिखी, उस पोएम का टाइटल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस पोएम का टाइटल है हैप्पी विकार आई माइट हैव बीन। यानी कि उस पोएम में क्या लिखता है जॉर्ज ऑरवेल, उस पोएम में उसका पर्पस क्या है, एम क्या है, थीम क्या है। थीम उस पोएम का यही है कि वो उसमें लिखता है कि काश मैं आज से पहले 200 साल पैदा हुआ होता। क्यों? The question remains, the question which needs to be asked to George Orwell if he's being resurrected, is if he's if he's being called in this room, and we would ask him what was the need of saying you want to it was your wish that you should be born some 200 years ago. तो शायद वो फिर उसमें लिखता है कि वो तब की जिंदगी अलग थी, तब का जो लिबास अलग था, तब की नजर अलग थी, तब सिंपलिसिटी थी, ऑनेस्टी थी। तो यानी कि वहां पे उसकी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ रीडर्स तक कि शायद उसकी जब वो लिख रहा था तब वो चीजें नहीं थी। तो डियर लर्नर्स, इस इशू को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।